सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। सो अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और अमृत काल वाला जो फेस्टिवल चल रहा था, उसमें ये भी एक नया एडिशन था डीबीयूज़ का। तो प्राइम मिनिस्टर ने 75 जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है वो इंट्रोड्यूस किए थे, और ये अक्रॉस द कंट्रीज़ कई जगह खोले गए। सो ये जो डीबीयूज़ है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, आरबीआई का और आईबीए द इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द पार्टिसिपेटिंग बैंक। जो एक्चुअली जो बैंक इस डीबीयू को एस्टैब्लिश कर रहा है वो भी एक इसमें पार्टिसिपेंट रहेगा। सो ये डीबीयूज़ कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? सो जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स हटा दें, तो बाकी जो बच्चे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिनको पास्ट एक्सपीरियंस है डिजिटल बैंकिंग का, सिर्फ वही लोग इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब क्या इनका प्रोपोर्शन है, प्राइवेट ने कितना खोला, पब्लिक ने कितना खोला, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए ये काम का है कि कहाँ खोलना है ये। तो टीयर 1 से लेकर टीयर 6 जो सिटीज़ है, उनके अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक परमिटेड है कि वो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल सकते हैं, और इनके लिए कोई अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई की तरफ से। सो अनलेस अदरवाइज आरबीआई स्पेसिफिकली कोई कंडीशन डाल देता है, तब तक हमें एज सच कोई परमिशन लेने की ज़रूरत किसी से भी नहीं है। ऑटोमेटिकली राउट से इसे खोला जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, ये एक्चुअली करता क्या है? सो इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस या एक हब जो है बना कर दे, जहाँ पे कुछ मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है बैंकिंग से रिलेटेड, वो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं 24/7। मतलब चाहे दिन हो चाहे रात, वो जाके वो बैंकिंग सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें दो मॉडल रहेंगे। एक है सेल्फ सर्विस जोन, तो नाम से पता लग रहा है आपको खुद जाके उसमें जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स से एक एटीएम से अगर हम कंपेयर करें, तो एटीएम जैसा ही होता है, लेकिन एटीएम से ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगा सेल्फ सर्विस जोन के अंदर। यहाँ पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो कैश, आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो, पासबुक को प्रिंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। सो इसलिए एटीएम से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। नेक्स्ट है इसमें डिजिटल असिस्टेंट जोन। तो यहाँ पे एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट भी डिप्लॉय रहेगा उस एरिया के अंदर, इस डीबीयू के अंदर, जो असिस्ट करेगा लोगों को कि वो अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो रादर देन ओपनिंग अ फुल फ्लेज्ड ब्रांच, एक ब्रांच बनाने के लिए कम से कम 7-8 लोगों की सैलरी देनी पड़ती है, फिजिकल प्रेजेंस बनाने के लिए एरिया बनाना पड़ता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें अब नहीं करनी पड़ेगी, आप एक या दो लोगों के डिप्लॉय करके इन डीबीयूज़ के अंदर डिजिटल असिस्टेंट जोन बना सकते हो, राइट। सो इसलिए बैंक्स के लिए भी चीपर है और उनकी रीच भी बढ़ जाएगी इससे। इसके अलावा फीचर्स की अगर हम बात करें, तो जनरल से पॉइंट है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है, कस्टमर्स के लिए 24/7 या जो डिजिटल इंक्लूजन है या फाइनेंशियल इंक्लूजन वो बढ़ाएगा, बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा, और पेपरलेस है इसलिए एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। सो ये कुछ बेसिक से बेनिफिट है डीबीयूज़ के। अब इसमें थोड़े से डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ मॉडल्स है जो हमें पता होना चाहिए। तो नियो बैंक एक टर्म काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ सालों में। सो नियो बैंक का मतलब ऐसा फिनटेक कंपनी है जिनका सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, और वो बैंक्स के साथ अलग अलग पार्टनरशिप के थ्रू अपने नए प्रोडक्ट्स जो है वो डिप्लॉय करते हैं। जैसे रेजर पे हो गया, आपको पेमेंट करना है, आप रेजर पे की गेटवे पे जाइए, आप पेमेंट कर सकते हैं। सो ये एक नियो बैंक का एग्जाम्पल हो गया। इनका कोई अलग से कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है जहाँ पे आपको जाके कोई पेमेंट करनी है, राइट। इसके अलावा कुछ ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, जो ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं उनकी खुद की ये यूनिट्स हैं जो कि ऑटोनॉमस तरीके से काम करिए। जैसे एसबीआई का योनो ऐप है, क्या आप उस पर जाओ और आप जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज है उस पर एक्सेस कर सकते हो। या कोटक महिंद्रा का 811 है, या फिर एच डी एफ सी का पेज ऐप है। तो ये सब ऐप जो है ये न्यू बैंकिंग फंक्शंस या ऑपरेशन प्रोवाइड करा रही है अंडर द एजेस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स, राइट। सो ये भी एक डिफरेंट मॉडल है इसके अंदर। और लास्टली है फुल स्टैक डिजिटल बैंक, मतलब सारा काम बैंक जैसा ये डिजिटली कर रहे हैं। अभी इंडिया में ऐसा इनका प्रेजेंस नहीं है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं, जैसे स्टर्लिंग, वी बैंक, मोन्जो। तो ये पूरे का पूरा फुल स्टैक जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ ऑनलाइन। ओके, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस पार्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल लेंडिंग। सो अभी आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है डिजिटल लेंडिंग के लिए, जो कि इफेक्टिव है 1 दिसंबर से। सो डिजिटल लेंडिंग नाम से ही पता लग रहा है कि आपको ऑनलाइन जो है लोन मिल जा रहा है, उसी को डिजिटल लेंडिंग कहते हैं। सो इनफैक्ट डिजिटल लेंडिंग के अंदर पूरा जो
लोन से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस है सब कुछ ऑनलाइन होता है। फिर चाहे कस्टमर एक्विजिशन हो, जिस कस्टमर को आप लेके आए उसका क्रेडिट असेसमेंट करना हो, लोन अप्रूवल करना हो, डिसबर्समेंट करना हो, रिकवरी करना हो, सब ऑनलाइन होता है। ऑलराइट, तो ये डिजिटल लेंडिंग अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ड्यूरिंग द कोविड-19, क्योंकि लोगों का जो बैंक से एक्सेस था वो कम हो गया था। सो इसलिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे कंट्री के क्रॉस। तो कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। पहला है डीएलएज। तो डीएलए का मतलब है डिजिटल लेंडिंग ऐप। सो बहुत सारी ऐसी नई नई ऐप्स आ गई है, प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। तो उन्हें डीएलएस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम भी है, वो भी आपको लोन प्रोवाइड करता है। आजकल अमेजोन भी है, वो भी लोन प्रोवाइड कर देता है। तो इनको हम डिजिटल लेंडिंग ऐप्स या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक और टर्म है इसमें, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। सो इसके अंदर बैंक्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस वो खुद नहीं करते, वो आगे आउटसोर्स कर देते हैं। सो लेंडिंग से रिलेटेड वो कुछ जो काम है वो आगे आउटसोर्स करते हैं। तो जिनको आउटसोर्स करते हैं उनको बोलते हैं लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। सो ये बेसिकली बैंक के बिहाफ पे जो लोन प्रोवाइड करना है, लोन का असेसमेंट करना है, लोन का रिकवरी करना है, ये सब जो काम है ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। सो ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए क्या इनका मतलब है। अब ये जो गाइडलाइंस इशू किए हैं आरबीआई ने, तो इसमें स्पेसिफिकली बोला है ये जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है, दीज विल एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़। अब रेगुलेटेड एंटिटीज़ में कौन कौन आती है, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स हो गए, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, एनबीएफसीज है, और इन लोगों ने जो आगे लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर हायर कर रखे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इन सब के ऊपर ये डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस लगेगी। सो आइडिया ये था कि हम प्रोटेक्ट करना है हमें हमारे कंज्यूमर्स को फ्रॉम द ब्रीच ऑफ देयर डाटा, या अनफेयर कोई लैंडिंग एक्टिविटी हो रही है, या फिर जब इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की बारी आ रही है तो उसमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, या फिर कोई अनएथिकल तरीके से रिकवरी हो रही है बाय द फिनटेक प्लेयर्स। तो आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ ऐप आ गई थी जो कि लोन प्रोवाइड कर रही थी, और फिर अगर लोन नहीं दे रहे थे तो वो अलग अलग तरीके जो थी अपना रही थी, कि किसी का व्हाट्सएप हैक कर रही थी, तो किसी के घर रिकवरी एजेंट्स भेज रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए और इसको इथिकल बनाए रखने के लिए ये गाइडलाइंस अभी आई हैं, राइट। सो अब इस गाइडलाइंस में एक आगे गाइडलाइंस को थोड़ा सा और इलेबोरेट देखने से पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है कमेटी होती है। तो जितने भी बैंक्स ने क्रेडिट दिया रहता है आगे, उन सबको उस क्रेडिट जो एजेंसी है या जो ये कमीशन है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का, वो बताना पड़ता है कि हमने इतना इतना क्रेडिट दिया है। सो आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जो इस लिस्ट के अंदर नहीं आते, और वो अपना जो भी क्रेडिट दिया होता है वो आगे नहीं बताते हैं, ठीक है। आरबीआई मॉनिटर करता है ये सब क्रेडिट। सो इनफैक्ट अमेजोन का जैसा एक ऑफर चलता है, बाय नाउ पे लेटर, तो ये सब जो क्रेडिट है, इस टाइप का जो क्रेडिट है, ये आरबीआई को रिपोर्ट होता ही नहीं है। सो इसलिए डिजिटल लेंडिंग में इस चीज़ को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत थी कि जो नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं इनके ऊपर भी ये गाइडलाइन जो है वो लागू हो, राइट। सो अब चलते हैं कि गाइडलाइंस में था क्या और क्या। सो पहला है कस्टमर प्रोटेक्शन और कंडक्ट रिक्वायरमेंट। तो इसमें एक्सप्लिसिटली ये बोला गया है कि जब भी आप एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हो तो आपको पहले की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो याद रखना ये टर्म की फैक्ट स्टेटमेंट जो है डिजिटल लेंडिंग से जुड़ा है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपको जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको उसका रिकवरी कैसे होगा, अगर आपको कोई ग्रेवरेंस है उस लोन प्रोसीजर से तो आप कहाँ उसको सेटल करा सकते हो, एनुअल परसेंटेज रेट कितना रहेगा, मतलब लोन लेने के बाद कितना जो है उसके ऊपर लोन प्रीमियम रेट रहेगा, और अगर लेट से आप उसमें से निकलना चाहते हो लोन में से तो आप कितने टाइम में निकल सकते हो, कूल ऑफ और लुकअप पीरियड कितना होगा, वो सब जो निटी ग्रिटी डिटेल्स है लोन लेने से रिलेटेड वो सब पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में गिवन होगी, कि बाद में ऐसा ना हो कि कस्टमर को लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है, राइट। अब अगर ये जो नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है जो यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अगर वो इशू को रिजॉल्व नहीं करता है गिवन टाइम में, तो वो जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है आरबीआई का, उनके पास रिपोर्ट कर सकता है। तो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है हम लोगों ने पिछले ही सेशन में देखी थी, उसी सेम स्कीम का रेफरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और डाटा रिक्वायरमेंट इसमें कुछ रहेगा। तो जितना भी डाटा ये डीएलए जो है डिजिटल लेंडिंग एप्स जो है उठाएंगी या फिर एक्वायर करेंगी, वो सब डाटा पहला कंसेंट होना चाहिए बोरोवर का, तभी वो आगे जो है ये रिपोर्ट्स आगे भेज सकती हैं। और ये सारा का सारा जो डेटा है ये इंडिया के अंदर ही स्टोर रहेगा। तो अगेन वो जो डिजिटल लोकलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे लग रहा है।
नेक्स्ट, कोई भी बायोमेट्रिक डाटा जो है वो स्टोर नहीं करके रखेंगे ये डिजिटल लैंडिंग ऐप, तो ये भी चीज़ याद रखना, कोई बायोमेट्रिक डाटा इन लोगों के पास नहीं रहेगा। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इनको सारा अपना जितना भी लोन है प्रोवाइड किया हुआ देना पड़ेगा टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, और आगे अपने जितने भी ये नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं क्रेडिट से रिलेटेड उनके बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। एंड लास्ट एक जेनरिक सा पॉइंट है कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो आगे जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को हायर करेंगे तो उसमें ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, इन द सेंस कि आप ऐसे कोई अनएथिकल कंपनी को हायर नहीं कर रहे हो जो कि गलत तरीके से लोन जो है वो रिकवर करती है, या उसमें और कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पहले उन लोगों ने करा है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स, इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स, तो इसमें पहला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सो अभी सेबी ने गाइडलाइंस इशू किए हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए, जिसके अंदर जो रेटिंग स्केल्स है उनका एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। सो इनफैक्ट बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आप सुनते ही रहते हो न्यूज़पेपर वगैरह में। सो इन सब के अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं, तो इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हो जाता है दो रिपोर्ट्स को कंपेयर करना, राइट। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाई है या एक स्टैंडर्ड रेटिंग हम लोगों ने स्केल बना दिया, जिसके बेसिस पे जितनी भी रेटिंग एजेंसी है वो इसी के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर जितनी भी असेसमेंट करेगी, ऑडिट करेगी कंपनीज का, तो ये इतनी में से रेटिंग देनी पड़ेगी। तो ये रेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो ट्रिपल ए लिखा हुआ है, जैसे ट्रिपल ए मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी को रेटिंग मिल रही है सो अपना जो भी उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग डेट है वो सब वो पूरा कर सकते हैं इन द गिवन टाइम। नेक्स्ट, फिर उससे नीचे एक रेटिंग है डबल ए, तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है बट लोअर देन द ट्रिपल ए रेटिंग। फिर उसके नीचे ए रेटिंग आती है तो वहाँ पे सिर्फ एडिक्वेट सेफ्टी है। ट्रिपल बी है, फिर वहाँ पे मॉडरेट सिक्योरिटी हो जाती है, ऐसे करके डबल बी, फिर सी और डी। और जो डी है वहाँ पे आप देखे होंगे कि डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गई है या डिफ़ॉल्ट होने वाली है। सो इस तरीके से ये रेटिंग चलने वाली है, तो ये सेबी ने बोल दिया कि यही आपको यूज़ करना है। अब इसमें कुछ मॉडिफायर्स आप डाल सकते हो, सो प्लस और माइनस डाल सकते हो आप, ट्रिपल ए के आगे प्लस डाल दिया, ट्रिपल ए माइनस डाल दिया। सो ये हेल्प करेगा इन्वेस्टर को ये समझने में कि अगर लेट्स से बहुत सारी कंपनियां जिनकी ट्रिपल ए रेटिंग है तो उसमें से कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो उसमें प्लस माइनस के इस क्राइटेरिया से पता लग जाएगा उनको, राइट। और ये जो मॉडिफायर्स है ये केवल ए से लेके सी तक जो रेटिंग है उसके अंदर लगेंगे। सो ये चीज़ याद रखना। अब नेक्स्ट दो टर्म है रेटिंग से रिलेटेड ही, एक है रेटिंग वॉच और है रेटिंग आउटलुक। ये दोनों भी अगेन किसी कंपनी के जो डेट ऑब्लिगेशन है उसका कितना बिजनेस अच्छा चल रहा है ख़राब चल रहा है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस है। तो रेटिंग वॉच जो है वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है रेटिंग आउटलुक। सो यहाँ पे हमें नियर टू मीडियम टर्म, यानी यहाँ पे जो टाइम पीरियड है एक कंपनी को देखने का, एसेस करने का, वो नियर टू मीडियम टर्म रहता है, राइट। सो ये दो जो रेटिंग के क्वालिफायर्स है वो पता होने चाहिए, या रेटिंग के जो पैरामीटर्स है। बाकी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेटिंग आउटलुक में आप देख सकते हो स्टेबल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप न्यूज़ में सुनते ही रहते हो। और रेटिंग वॉच में रेटिंग वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, डेवलपिंग इम्प्लीकेशन और नेगेटिव इम्प्लीकेशन। सो इन क्वालिफायर से ही आपको पता लगता है कि अच्छा कर रही है, ख़राब कर रही है, न्यूट्रल कर रही है, राइट। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग की बात करें, सो ये जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इन क्रेडिट रेटिंग की जो रेटिंग दी हुई है कंपनीज को उसके बेसिस पे ही पता लगता है। सो इनफैक्ट ये एक इशू भी रहता है कि इंडियन कंपनी है या जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ये क्रेडिट रेटिंग अच्छी रैंकिंग नहीं देते थे या रेटिंग नहीं देते थे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर फॉरेन डिनोमिनेटेड। सो इनफैक्ट वर्ल्ड की 85% जो क्रेडिट रेटिंग का काम है वो तीन ये कंपनीज करती हैं, नाम है इनका मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच। तो 85% काम इनका ही है। और कई बार ये न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ये इंडिया को थोड़ी नेगेटिव रेटिंग देते हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो इसलिए डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग इनको इम्प्रूव कर रहे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। सो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। अब क्रेडिट रेटिंग के अंदर भी लार्जली दो ग्रेड्स रहते हैं। जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी को या उसके बॉन्ड्स को एसेस करती है तो दो ग्रेड्स में रखती है, या तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रखती है या स्पेक्यूलेटिव ग्रेड में रखती है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो है ये ऐसा ग्रेड है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट
प्रोटेक्टेड भी है और उस पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट स्पेक्यूलेटिव ग्रेड है। यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो ख़राब परफॉर्म कर सकती है, ये चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है स्पेक्यूलेटिव ग्रेड रेटिंग में। लेकिन जो इकोनॉमी का एक बेसिक लॉ है कि जहाँ पे रिस्क हाई होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी हाई होता है, तो अगर वो चल गया तो फिर रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा क्रेडिट वाला पार्ट। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी सेबी ने नोटिफाई किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स को, और कौन सी जो सोशल एंटरप्राइज है वो आकर यहाँ पे फंड उठा सकती है। सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है बेसिकली? सो इट्स अ नोवल कॉन्सेप्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 2019-20 का जो फाइनेंस बजट का जो स्पीच था उसमें बताया था। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज़ के अंदर या ऐसी सोशल एंटरप्राइजेज़ के अंदर पैसा डाल सकते हैं जो कि कोई सोशल इम्पैक्ट या सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट का काम कर रही है। तो अनलाइक द नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं ताकि हम कोई सोशल इम्पैक्ट का जो काम है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। सो यहाँ पे इंटेंट पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी का बेटरमेंट करना इंटेंट है। सो इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसी ही कंपनीज रजिस्टर हो सकती है जो कि नॉन लॉस नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती है। सो जनरली बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उस पर कंपनीज को डिविडेंड पे करना पड़ता है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई डिविडेंड वगैरह परफॉर्म नहीं करना, यहाँ से बस काम ये है कि पैसा उठाएंगे, राइट। जो भी सोशल एंटरप्राइज आएगी वो यहाँ से पैसा उठा सकती है। सो इनफैक्ट अभी बीएसई और जो एनएसई है उनको नोड मिल चुका है सेबी की तरफ से कि वो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको चालू कर सकते हैं। सो वर्ल्ड के अक्रॉस हम लोग बहुत सारे सोशल स्टॉक एक्सचेंज देख सकते हैं, जैसे यूके का अपना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा का अपना है, सिंगापुर का अपना है। सो वैसे ही अब इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर भी हम एक नया टाइप का ये स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे विच इज़ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और अगर कोई फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज भी है तो उसका एक सोशल इंटेंट होना चाहिए, राइट। और ब्रॉडली 16 कैटेगरीज जो है उसके अंदर हम एक्टिविटीज़ होते करते हुए देख सकते हैं इनको, लाइक हंगर एलिमिनेशन या पावर्टी रिडक्शन, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, इन एरियाज़ में ही काम करेंगे। नेक्स्ट, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है दे शुड बी रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल एंटिटी, और ये जो क्राइटेरिया ये वैलिड रहना चाहिए नेक्स्ट 12 मंथ के लिए। प्लस जो भी कोई सोशल एंटरप्राइज स्टॉक पे लिस्ट होना चाहती है तो उसको एटलीस्ट 3 इयर्स का मिनिमम एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 3 साल उसको बने हुए हो जाने चाहिए, राइट। और फिर जब वो इस पे लिस्ट हो जाती है तो उन्हें एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा विद इन द 90 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। सो जैसे बाकी कंपनियां जो है एक डिस्क्लोजर रिपोर्ट निकालती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालते हैं, एनुअल रिजल्ट्स निकालते हैं, तो वैसे इनको भी एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी कि इनके काम से सोसाइटी जो है या इन्वायरमेंट जो है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर ज़ीरो कूपन जो है, ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, मतलब अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको उसके ऊपर कोई प्रिंसिपल मतलब कोई पैसा जो है ऊपर से मिलने नहीं वाला, राइट। सो इतना ही है इसके बारे में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। सो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अप्रूव किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को। तो इंडिया में ऑल दो ग्रीन बॉन्ड्स पहले से थे बट ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है अभी इंट्रोड्यूस किए गए। सो ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जिससे ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है जिसका पॉजिटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो या फिर क्लाइमेट को बेनिफिट हो, राइट। सो कोई भी एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं उसके लिए पैसे उठा रहे हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स उसको हेल्प करेंगे। तो ये बेसिक सा मतलब है ग्रीन बॉन्ड का। अब सॉवरेन इसके अंदर एक एडजेक्टिव जो है आगे जुड़ गया है। अब इसका क्या मतलब है? तो सॉवरेन मतलब अब ये जो बॉन्ड्स है ये कोई गवर्नमेंट इशू कर रही है, यानी ऐसे बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं या गवर्नमेंट गारंटी के साथ आ रहे हैं, तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं इनको। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है ये कोई भी अगर नेशन जो है वो लॉन्च करता है, उसकी गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसके आगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का टैग लग जाता है, राइट। सो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की अगर हम जर्नी थोड़ी सी देखें, सो ये इनिशियली 2008 के अंदर पहली बार वर्ल्ड बैंक ने इशू किए थे ग्रीन बॉन्ड्स।
फिर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो येस बैंक ने पहली बार इशू करे थे ये ग्रीन बॉन्ड्स इन 2015। उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज काम किए हैं लोगों ने ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए ये काम का है कि अभी 2022 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, राइट। सो इंटेंट यही है कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो है उनके अंदर फंडिंग करें। अब ग्रीन प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये बेसिक चीज़ है, आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई भी चीज़ है उसमें अगर लगा रहा है कोई पैसा तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि वो ग्रीन बॉन्ड कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सस्टेनेबल वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सब ग्रीन बॉन्ड के अंदर पैसा जुटाया जा सकता है इन कामों के लिए। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो एक फैक्ट पता होना चाहिए, जो गाजियाबाद का जो नगर निगम था वो फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी थी इंडिया के अंदर जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। उसके बाद कई और म्यूनसिपैलिटीज़ ने इशू किए हैं ये ग्रीन बॉन्ड्स, राइट। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड एक हमारे पास कमेटी है विच इज़ द ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और ये ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को एसेस करती है जो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू पैसा उठा सकते हैं या जिन प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाया जा सकता है। सो बेसिक इंटेंट इसका यही होता है कि ये इन्वेस्टर्स को एक चॉइस देता है या उनको एक फ्रीडम देता है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सो ऐसे लोग जो कि एनवायरमेंट सेंसिटिव है, जिनको लगता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली ऐसे ग्रीन बॉन्ड में पैसा डालते हैं। सो जैसे हम लोगों ने पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखा तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स में प्रॉफिट मिलेगा कि जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तो उसके बदले आपको कुछ जो प्रॉफिट था या जो प्रॉफिट में से शेयर था वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये चीज़ याद रखना। अभी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इससे जो पैसा जुटाया जाएगा वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सो आर्टिकल वगैरह आपको पता ही होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, सो मैं पूछूंगा नहीं वो। नेक्स्ट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, वो मॉनिटर करेगा पूरा ये जो फंड या ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड जितना भी फंडिंग का जो वर्क फ्लो रहेगा उसको पूरे को मॉनिटर करेगा, राइट। कि इसका जो पैसा है वो कहाँ गया है, कितना यूज़ हो गया है, कितना बचा है, वो सब चीज़ें मॉनिटर करने का काम पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल कराएगा। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। आगे चलते हैं, कुछ बॉन्ड से रिलेटेड और टर्म्स देख लेते हैं। सो पहला है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर आपको बॉन्ड ऑफर किया जाता है और उस बॉन्ड के ऊपर आपको फिक्स समय में, मतलब या जो भी टाइम पीरियड या मेच्योरिटी पीरियड लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा और वो डिपेंड करेगा कि किस रेफरेंस के ऊपर ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो रखा गया है। वो इन्फ्लेशन हो सकता है या फिर वो और कोई बेंचमार्क हो सकता है किसी भी सेंट्रल बैंक का, सो दैट वेरीज। नेक्स्ट है जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स। जो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फ़ायदा कैसे होता है इन्वेस्टर को? तो यहाँ पे एक्चुअली एक कूपन रेट होता है, एक फेस वैल्यू होगी बॉन्ड की, लेट्स से फेस वैल्यू है किसी बॉन्ड की 1000 रुपीज़, तो आपको वो दिया जाएगा और 900 रुपीज़, राइट। तो उसका कूपन रेट जो है वो 900 रहेगा। और जब मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो आपने 900 रुपये दिए थे तो मेच्योरिटी पे आपको 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे। सो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। सो इस तरीके से जीरो इंटरेस्ट जो रेट बॉन्ड्स होते हैं वो वर्क करते हैं और यहाँ पे कूपन जो है वो चलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। सो ऐसे बॉन्ड जो उस कंट्री का जो भी इन्फ्लेशन इंडिकेटर है उसके साथ अलाइंड होंगे। तो जैसे जैसे सीपीआई बढ़ेगा तो आपका जो बॉन्ड का जो इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा, या डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा तो आपका इंडेक्स भी बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड काम करते हैं। फिर ब्लू बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जहाँ से हम लोग जो पैसा है उसको लगाते हैं हेल्दी ओशन या ब्लू इकोनॉमी में, राइट। ओशन रिलेटेड रिसोर्सेज में या उनसे रिलेटेड लाइवलीहुड इंप्रूव करने में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उसे हम ब्लू बॉन्ड बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड्स। तो इनफैक्ट आरबीआई ने अलाउ कर दिया एंटिटीज़ को कि वो रूपी डिनोमिनेटेड या मसाला बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं। सो ये ऐसे बॉन्ड है जो कि किसी फॉरेन मार्केट के अंदर कोई एंटिटी इंक्लूडिंग इंडियन एंटिटी और ऑल्सो अ फॉरेन एंटिटी वो रेज कर सकती है, जहाँ पे ये जो पैसा है इंडियन रूपी के अंदर ही उठाया जाएगा, राइट। सो इसको लाने का मतलब यही था कि इससे जो बोरोवर है जिसने बॉन्ड इशू किए हैं, सो उसको करेंसी जो फ्लक्चुएशन है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट रखा जा सके। सो जनरली क्या होता है, जब एंटिटीज़ इंडियन एंटिटीज़ बाहर लोन उठाने जाती है या बॉन्ड्स के थ्रू पैसा लेने जाती है तो वो जनरली डॉलर डिनोमिनेटेड होता है और फिर वो उसको यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं और रुपये में काम करते हैं।
लेकिन जब वापस देने की बारी आती है तो वो रुपी से उनको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ऐसे में अगर जो एक्सचेंज रेट है वो फेवरेबल नहीं है तो उनको बहुत नुकसान हो जाता है। सो इसलिए मसाला बॉन्ड इशू किए गए थे कि इससे डायरेक्टली जो बॉन्ड इशूअर है उसको जो पैसा देना है रिटर्न में अगेंस्ट दिस बॉन्ड, वो इंडियन रुपी के ही फॉर्म में देना। दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। सो यही थे कुछ टाइप के बॉन्ड जो जाना जरूरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो सेबी बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल में। अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, इसलिए भी सेबी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, सो सेबी की अगर हम बात करें तो 1988 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, बट तब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन से बना था, और इसे एक वॉचडॉग की तरह बनाया गया था कैपिटल मार्केट के। नेक्स्ट, इसको फिर 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया था अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, राइट। सो इसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर आप देख सकते हो। अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, लेट्स से अगर सेबी के किसी डिसीजन के अगेंस्ट हमें कहीं अपील करना है, तो वेयर विल दिस अपील लाई, कहाँ कर सकते हैं हम अपील? आई थिंक उसका भी सिक्योरिटीज अपीलेट कुछ फॉर्म। करेक्ट, हाँ, तो पूरा वो है सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, एसएटी। ठीक है, सो अगर कहीं भी आपको सेबी के डिसीजन से लगता है कि गलत आया तो आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। इसके अलावा ये जो सेबी है ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मेजरली अगर हम बात करें तो 3 सेगमेंट्स में हम पावर बोल सकते हैं, क्वासी जुडिशियल है, क्वासी एग्जीक्यूटिव और क्वासी लेजिस्लेटिव है। जुडिशियल इसलिए है कि जो कोई भी आपका कोई डिस्प्यूट है उसको सेटल करने का काम करता है। वैसे अगर आपको किसी कंपनी के अगेंस्ट डिस्प्यूट है तो आप यहाँ पे सेबी के अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और सेबी जो है उसके ऊपर फिर डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट क्वासी एग्जीक्यूटिव है, ये आप समझ ही सकते हो, जो भी सिक्योरिटी मार्केट जो है उसको सही से फंक्शन कराने के लिए ये क्वासी एग्जीक्यूटिव का रोल भी प्ले करता है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है मार्केट से रिलेटेड वो सब लेता है। और क्वासी लेजिस्लेटिव है इस फॉर्म में कि ये रूल्स और जो बाईलॉज है, रेगुलेशन जो हैं वो सब बनाकर देता है सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड, राइट। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। आगे चलते हैं, इसमें एक अथॉरिटी है, द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंड अथॉरिटी। सो ये जो अथॉरिटी है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। सो ये एडमिनिस्टर करती है, एक फंड है, उस फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। सो लेट्स से भी अगर किसी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाती है तो उससे जो फंड आता है ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। सो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट के नियमों के अधीन है, वहाँ पे लॉस वगैरह भी हो सकता है। वो ये सब चीज़ें जो है वो बताने का काम, लोगों को अवेयर करने का काम अराउंड अबाउट दीज फाइनेंशियल मार्केट, और इनसे रिलेटेड जितने भी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है तो उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करने का काम जो है वो इस फंड के थ्रू किया जाता है। और इस फंड को मैनेज ये अथॉरिटी करती है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, राइट। मतलब बहुत समय से अगर किसी ने नहीं लिया है ना अपना डिविडेंड वगैरह है तो वो भी चला जा सकता है, और इन केस अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका डिविडेंड अभी नहीं मिला है उसको, तो वो भी यहाँ से क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज स्कोर्स पोर्टल। तो स्कोर जो है बेसिकली सेबी का एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल है। सो अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी जो है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही है, या आपको लगता है कि आपको कोई इशू है उस स्पेसिफिक कंपनी के साथ, या इन जनरल सिक्योरिटी मार्केट रिस्क से रिलेटेड किसी भी इंटरमीडिएट से कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंप्लेन को आप सेबी के पास रजिस्टर कर सकते हो। सो ये स्कोर्स पोर्टल के अंदर ही पॉसिबल है, राइट। सो इसलिए ये याद रखना। अब ये ऑपरेशनल हुआ था 2011 में, और 2018 से सेबी ने मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो उस चीज़ को, राइट। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। सो ये इनफैक्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है हमारा, IFSC, जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर है। सो वहाँ पे हम लोगों ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वो लॉन्च किया है। सो बुलियन से आप समझ सकते हो जो मेटल है ना, उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर वो किया जा सकता है, और ये इंटरनेशनल है क्योंकि IFSC में ये खुला है। तो ये लॉजिक से आप लगा सकते हो कि इसकी लोकेशन IFSC में ही होनी चाहिए। सो यही है कि हम जो गोल्ड प्राइसिंग से रिलेटेड जो पूरा प्रोसीजर है उसको
ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक वाइड एक्सेस दें। इंटरनेशनल एक्सेस है तो बाहर से भी इन्वेस्टर आ सकते हैं और इंडियन इन्वेस्टर जो है वो बाहर में भी इन्वेस्ट ट्रेड कर सकते हैं ऐसे प्रेशियस मेटल्स में। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी है। सो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है जो कि 1999 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये एक्चुअली BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कुछ लीडिंग बैंक्स हैं इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन सब लोगों ने मिलकर CDSL को बनाया था। सो इसके अंदर जितने भी लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर जिन लोगों ने स्टॉक्स खरीद रखे हैं तो उनका जो स्टॉक का जो एक रेपोजिटरी आती है या उनको सेटल करने का जो काम होता है वो CDSL के थ्रू होता है। सो लेट्स से आपने स्टॉक मार्केट पे कोई शेयर खरीदा, सो आपके डीमैट में जो आपका एक्चुअल अकाउंट होता है जो आप किसी ब्रोकर के साथ खोलते हो, जैसे ICICI के साथ खोल दिया या ज़ेरोदा वगैरह के साथ खोल दिया, सो वो आपका एक डीमैट अकाउंट होता है जो आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे उसके अंदर स्टोर होंगे। लेकिन लेट्स से अगर आप खरीदते हो किसी ने उसको बेचा होगा, सो ये जो सेटल करने का काम होता है ये उसमें कुछ समय लगता है। तो इसलिए जब भी सेटलमेंट होता है हमारे शेयर्स का तो उसमें कुछ दिन लगते हैं, जैसे T+1 बोलते हैं या T+2 डेज बोलते हैं। तो इनफैक्ट ये T+1 और T+2 की भी अपनी कहानी है। पहले इंडिया के अंदर सेटलमेंट किसी ट्रेड के होने के बाद 2 दिन में होता था सेटलमेंट, यानी आपके अकाउंट में 2 दिन बाद जो था वो स्टॉक आता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको भी रिड्यूस कर दिया, अब T+1 डे के अंदर ही सेटलमेंट हो जाता है, यानी एक दिन के अंदर अंदर अगले दिन में सेटलमेंट हो जाता है कोई भी जो ट्रेड हुआ है स्टॉक से रिलेटेड। सो इस दौरान वो जो स्टॉक है वो CDSL के पास रहता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, CDSL के पास ये रहता है। सो ये हेल्प करता है कंज्यूमर को कि वो स्टोर कर सकते हैं अपने जितने भी ये स्टॉक है उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में वो स्टोर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते थे तो आपको एक फिजिकल पेपर मिलता था उसके अगेंस्ट जिसपे वो सब वैल्यू लिखा रहता था कि इतने पे खरीदा, इतने पे, और इस टाइम पे खरीदा, इस दिन खरीदा, ये सब बेसिक डिटेल लिखी रहती थी। लेकिन अब ये सारा काम डिजिटल हो गया, अब ऐसा कोई फिजिकल स्टॉक जो है आपको नहीं मिलता, सब डिजिटल फॉर्म में ही मिलते हैं। तो उसको बनाने में, उसको पूरा करने में CDSL एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक काउंटर पार्ट भी है, मतलब एक और एजेंसी है जो यही सेम काम करती है, उसका नाम है NSDL, राइट। सो इट्स लाइक ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उसको प्रमोट किया और NSDL को है जो नॉन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने प्रमोट किया। सो ये चीज़ याद रखना है इसके बारे में। और ये एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है और ये जो टाइटल है ऐसी कंपनीज को दिया जाता है या ऐसे इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो पूरा जो मार्केट है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक ट्रेडिंग हो गया, सेटलमेंट हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया। तो ये सब का जो काम है अगर कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो उसको हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का टैग देते हैं। सो ये CDSL को भी ये टैग है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ये एक जॉइंटली ओन्ड कंपनी है, तो 2-3 कंपनीज हैं, इसमें IBA भी इंक्लूडेड है। सो लंबा नाम है, सो बस ये याद रख लेना, मल्टीपल कंपनीज ने मिलकर बनाया है। सो 2014 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज ए प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो इसका काम ये है कि ये हमें डेवलप और एडमिनिस्टर करके देता है बेंचमार्क फॉर द मनी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने लिबोर पढ़ा था, राइट। लंदन इंटरचेंज जो एक्सचेंज था वो हम लोगों ने लिबोर के फॉर्म में देखा था। सो वैसे ही इंडिया का जो कॉरस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट था उसका विच वॉज माइबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, इसको डिसाइड करने का जो काम है ये फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता है। सो ये चीज़ याद रखना। और बाकी आपको पता ही है इसके थ्रू जो बैंक्स आपस में एक दूसरे को लेना देना करते हैं वो इस रेट के ऊपर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमीशंस, IOSCO। सो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मैड्रिड स्पेन के अंदर है और 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सो ये वर्ल्ड के जितने भी सिक्योरिटी रेगुलेटर है, जैसे इंडिया में SEBI हो गया, वैसे डिफरेंट वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के जो वॉचडॉग्स हैं उनके लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आके ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी मार्केट, राइट। अब ये जो IOSCO जो है ये वर्क करता है G20 के साथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ ऑन द ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म एजेंडा। तो वो रिफॉर्म ड्राइव करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिया से जो SEBI है वो इसका एक ऑर्डिनरी मेंबर है। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली IFSCA भी बनाया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। सो ये जो है इसका एसोसिएट मेंबर है। इसके अलावा जो BSE और जो NSE है प्लस MCX,
जहाँ पे मेटल वगैरह और कमोडिटीज़ का ट्रेड होता है, वो भी इसके एफिलिएट मेंबर्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अदर कॉन्सेप्ट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो इसमें पहला टॉपिक है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, एनडीएफ मार्केट। सो ये बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दो पार्टीज जो है एक फ्यूचर के अंदर किसी करेंसी के ऊपर एक्सचेंज रेट जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट करती है, राइट। सो करेंसीज के अंदर होता है एक तो ये चीज़ याद रखना, और फ्यूचर आपको पता ही है कि आप आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि 100 एंड 100 डेट पे आगे फ्यूचर में मैं आपसे ये चीज़ जो है खरीद लूँगा। सो इस एनडीएफ के अंदर इसलिए इसको फिक्स किया जाता है ताकि एक एग्रीड अमाउंट हो हमारे पास, ताकि वो स्पेसिफिक ड्यू डेट के ऊपर हम वो जो रेट है उस पर एक्सचेंज कर सके। सो मैच्योरिटी के ऊपर जो फॉरवर्ड का जो रेट रहता है उसको रेफरेंस रेट से कंपेयर किया जाता है, मतलब उस टाइम क्या रेट चल रहा है करेंसी का और या एक्सचेंज रेट का, और उसके बेसिस पे जो डिफरेंस होता है प्री एग्रीड फॉरवर्ड रेट और जो फिक्सिंग रेट है उसके बीच में, उसको सेटल किया जाता है एक कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर, लाइक यूएस डॉलर्स। सो आगे देखेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी हम लोग टॉपिक। सो बस इतना ही याद रखना, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड जो मार्केट है ये एक्चुअली करेंसी के एक्सचेंज से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज पैसिव फंड। सो पैसिव फंड एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मार्केट के किसी इंडेक्स को या मार्केट के किसी और स्पेसिफिक सेगमेंट को ट्रैक करता है या उससे अपनी वैल्यू डिराइव करता है। तो जैसा हम एक डेरिवेटिव बोलते हैं, तो वैसे ही ये भी होता है कि अपनी एक्चुअल जो वैल्यू है ये किसी और चीज़ से डिराइव करता है। सो एक होता है एक्टिव फंड, जहाँ पे हमारे पास एक फंड मैनेजर होता है जो कि रिसर्च करता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, और फिर वहाँ पे आपके पैसे डालता है। सो ये एक एक्टिव फंड मैनेजर कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमें वो जो फंड मैनेजर होता है उसकी भी जो सैलरी है, उसका जो एक्सपर्टीज होता है, उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये जो पैसिव फंड होता है ये बेसिकली जैसे जैसे इंडेक्स जाएगा, मतलब जैसे जैसे कंपनीज परफॉर्म करेगी तो वो इंडेक्स भी परफॉर्म करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है, ये इंडेक्स के बेसिस पे चलता है। तो अगर इंडेक्स चलेगा तो ये फंड भी चलेगा, और लॉन्ग टर्म में हमारा जो इंडेक्स है वो राइज ही करता है, कम नहीं होगा, राइट। सो इसलिए ये पैसिव फंड इस तरीके से काम करता है और एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता जितना आपको शायद एक्टिव फंड मैनेजर के केस में देना पड़ता। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट पैसिव फंड। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हो इंडेक्स के, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका ये जो फंड है ये भी ऊपर जाएगा, राइट। सो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हाइब्रिड सिक्योरिटीज। सो हाइब्रिड सिक्योरिटी अभी एक केवी कामत की ETF कमिट। हाँ बोले मैडम। ETF पैसिव फंड में आ सकता है क्या? ETF हाँ करेक्ट मैम, ईटीएफ आ सकता है, बिकॉज ईटीएफ जो है ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये बहुत सारे स्टॉक्स को हम लोग मिलाकर और फिर उनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह सेल कर सकते हैं आगे। सो अपनी वैल्यू ये वहाँ से ड्राइव करेगा, जैसे जैसे सारे वो फंड्स उसमें ऊपर जाएंगे आपका जो फंड है वो भी ऊपर जाएगा। ओके सर, थैंक यू। कूल है। सो नेक्स्ट है हाइब्रिड सिक्योरिटी। सो अभी केवी कामत के अंदर एक 20 मेंबर कमेटी जो है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन देने वाली है। सो हाइब्रिड सिक्योरिटी होता क्या है ये पता होना चाहिए। सो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लेके आए जहाँ पे बॉन्ड और इक्विटी दोनों एक साथ आती है। सो बॉन्ड और इक्विटी में तो आई होप फ़र्क पता ही होगा आपको। सो ऐसे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करता है उसे हम हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसमें इनवाइट भी एक तरह है, राइट्स भी एक तरीके का हाइब्रिड सिक्योरिटी होता है, राइट। आगे हम ये इनवाइट और राइट्स देखेंगे तो वहाँ इनको डिस्कस कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। तो अभी ट्विटर का टेक ओवर हो रहा था जब इलॉन मस्क के द्वारा, तो वहाँ पे ये चीज़ जो थी बार बार न्यूज़ में आ रही थी, इसलिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी क्या है। सो ये एक बिजनेस के अंदर या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम एक तरीके से उसका भी पार्ट बोल सकते हैं। सो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर करने से रोकते हैं। सो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि ये अपना जो शेयर होल्डर्स है उनको राइट मिलता है कि वो एडिशनल शेयर परचेज कर सकते हैं कंपनी के एट अ डिस्काउंट। सो इससे जो शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनका शेयर कंपनी के अंदर बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर कोई दूसरी पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश करती है
तो उसको हायर रेट देना पड़ेगा, बिकॉज ये जिन जिन लोगों ने ये शेयर को एक्यूमुलेट कर लिया है वो लोग अब अपना शेयर जो है हायर रेट पे बेचेंगे। सो इसलिए हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए ये चीज़ न्यूज़ में आया था। सो ये वर्ड भी याद रखना, हॉस्टाइल टेक ओवर। तो हॉस्टाइल टेक ओवर में हम लोग क्या करते हैं, या कोई बिजनेसमैन क्या करता है कि वो एक्वायर करने की कोशिश करता है किसी कंपनी को विदाउट द एक्चुअल परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। जैसे एनडीटीवी का टेक ओवर हुआ था बाय अडानी ग्रुप, तो वो भी एक हॉस्टाइल टेक ओवर था। ये जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट था वो नहीं चाहता था कि उसका टेक ओवर हो, बट उन्होंने फिर बाहर से ओपन मार्केट से सारे शेयर परचेज कर लिए उनके, और इस तरीके से उसके ओनर बन गए कंपनी के, राइट। सो जैसे ही आपके पास मैनेजमेंट स्टेक आ जाता है आप वर्चुअली ओनर बन जाते हो कंपनी के, राइट। हाँ जी। एक मिनट सर, अपार्ट फ्रॉम पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी 3 और टर्म्स हैं जो हॉस्टाइल टेक ओवर के अगेंस्ट टूल्स यूज करते हैं। एक तो है पैकमैन डिफेंस, ग्रीन मेल, व्हाइट नाइट। तीनों ही मतलब ये चारों ही हॉस्टाइल टेक ओवर के अगेंस्ट है। कूल है। सो ये भी देख लेना, ये भी सारी स्ट्रैटेजीज हैं ये हॉस्टाइल टेक ओवर के अगेंस्ट यूज़ होती है, राइट। सो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ एंकर इन्वेस्टर्स। सो एंकर इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड एक टर्म है जो पता होना चाहिए। सो जब भी कोई कंपनी का एक आईपीओ आता है, आईपीओ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये प्राइमरी मार्केट में आता है। उसके बाद फिर जब कंपनी के शेयर एक बार आ जाते हैं उसके बाद फिर वो सेकेंडरी मार्केट में बिकने लगते हैं। सो आईपीओ प्राइमरी मार्केट के लिए इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे जब कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। जैसे सपोज कोई 1 लाख से कम डाल रहा है पैसा उसके अंदर, फंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर है। फिर ऐसे एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिसका जो अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर होता है और 10 लाख के नीचे होता है। उनसे ऊपर जो है वो फिर हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बायर्स होते हैं। सो ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं ये जनरली लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का हो गया या फिर येस बैंक वगैरह। इनके जो शेयर होल्डिंग के पोर्टफोलियो वाले लोग हैं ये फिर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और इनको इसके बदले कंपनी का जो भी नया आईपीओ आ रहा होता है उसके शेयर्स मिलते हैं। सो जनरली 60% जो शेयर्स होते हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए रिजर्व रहते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये नंबर वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो चंक होता है, मेजर चंक, वो इन्हीं के पास रहता है। क्योंकि कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है जब वो शेयर खरीदता है तो वो बहुत लार्ज स्केल में खरीदता है, वो करोड़ों से ऊपर के ट्रांजैक्शन करता है, कई कई बार 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती हैं। सो ये बहुत बड़े अमाउंट में पैसा डालते हैं। सो इसलिए ये पैसा जो है ये इंस्टीट्यूशंस जब अपने पास रखते हैं तो, या जो ये कंपनी जिसने आईपीओ निकाला है वो भी यही चाहता है कि एंकर इन्वेस्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स ज़्यादा अमाउंट में पैसा डालते हैं और जब ये पैसा डालते हैं तो लोगों को भी लगता है कि ये इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा डालते हैं तो इसका मतलब उन्होंने प्रॉपर थरो रिसर्च किया है और उनकी देखा देख बाकी लोग भी जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उससे पहले ही आईपीओ के अंदर आ जाता है और उसके बेसिस पे फिर आईपीओ के में जो पैसा लगाने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसके हिसाब से अपना पैसा लगाते हैं, राइट। सो बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं ये एंकर इन्वेस्टर्स। सो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इनवाइट्स। तो इनवाइट्स इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि म्यूचुअल फंड से जैसा ही है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेके आते हैं और उस पैसे को हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जैसे ही वो बन जाता है उससे कुछ इनकम आनी स्टार्ट होती है। लेट्स से मैंने कोई मॉल बनाना है, सो मैं मॉल के लिए इनवाइट चालू करता हूँ, तो मैं आप सब लोगों से उसमें पैसा उठाता हूँ और फिर उस मॉल को बना देता हूँ। सो वंस द मॉल इज़ कम्प्लीटेड उसमें मैं शॉप्स जो है आगे किराए पे दे सकता हूँ। उस किराए से फिर इनकम आएगी, वो इनकम फिर जितने भी लोगों ने इनवाइट के अंदर पैसा डाला था उन्हें एज अ इनकम रिटर्न मिलता रहेगा, राइट। सो ये इनवाइट होता है। अब इसी का एक फॉर्म होता है राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो राइट स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के लिए है, तो जो मैंने मॉल का एग्जांपल दिया वो एक्चुअली में राइट रहेगा। बाकी और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लोग इनवाइट करेंगे, जैसे रेलवे का कोई कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर किसी हाईवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे इनवाइट्स इन्वॉल्व होंगे। तो याद रखना ये दोनों जो होता है इनवाइट और राइट, ये एक AIF के अंडर आता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो सेबी ने ये क्लासिफिकेशन करा हुआ है कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहलाते हैं। सो उसमें ये इनवाइट और राइट भी एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड प्रीमियम। सो ये जो फॉरवर्ड प्रीमियम है रिप्रेजेंट करता है
इंटरेस्ट डिफरेंशियल बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस बॉन्ड, राइट। सो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, इंडियन और यूएस के बॉन्ड में जो डिफरेंस है उसके इंटरेस्ट रेट का, उसे हम फॉरवर्ड प्रीमियम कहते हैं। सो ये ऐसी सिचुएशन में काम आता है जहाँ पे फॉरवर्ड या जो फ्यूचर प्राइस है किसी करेंसी का जो ग्रेटर होता है स्पॉट प्राइस से। सो इस चीज़ को हम लोग फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं। इससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है, फॉरेक्स मार्केट में काम आने वाली चीज़ है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग। सो ये एक माल प्रैक्टिस है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि किसी को पहले से ही कोई टिप ऑफ है, मतलब कोई ऐसी जानकारी है जिसके थ्रू वो इजीली स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है, एंड दिस इज एथिकली और लीगली अलाउड नहीं है, ठीक है, या इलीगल प्रैक्टिस है इनसाइडर ट्रेडिंग। सो इसको रोकने के लिए सेबी ने टाइम टू टाइम नए नए रूल्स बनाता रहता है। सो बेसिकली इसमें यही है कि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू आप जो है बिना मतलब कोई गेन जो है एक्सेस ले सकते हो अगेंस्ट द इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ सेबी ने रूल बनाता रहता है। सो अभी रिसेंटली एक प्रैक्टिस है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग, उसको मार्केट मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर डाला है कैटेगरी में। सो फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। सो अगले ही टॉपिक में ये लिखा हुआ है। सो फ्रंट रनिंग ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पे किसी ट्रेडर को या कोई डीलर को या कोई फंड मैनेजर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में जिसमें बहुत लार्ज स्केल के अंदर शेयर या तो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। तो जब लार्ज स्केल में शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो उसका जो डिमांड सप्लाई का जो पूरा मैट्रिक्स है उसमें फर्क पड़ता है, और उससे इजीली उसका प्राइस या तो अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। कि अगर कोई लार्ज स्केल में शेयर को बेच रहा है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाएगा, लेकिन कोई लार्ज स्केल में शेयर को खरीद रहा है तो स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है तो आप पहले ही या तो उस स्टॉक को खरीद लोगे या आप उस स्टॉक को शॉर्ट कर दोगे। सो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग या व्हाट इज शॉर्टिंग ऑफ अ स्टॉक, क्या है ये कॉन्सेप्ट? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है जी, तो आप उसके ऊपर भी कमा सकते हो। यू कैन अर्न इवन ऑन दैट फॉलिंग स्टॉक, राइट। सो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब इस कंसेप्ट में होता क्या है, आप एक शेयर को बेच देते हो विदाउट इवन हैविंग इट इन योर डीमैट अकाउंट, लेट्स से इन द स्टार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। जैसे सेशन स्टार्ट हुआ स्टॉक मार्केट का, आप उस शेयर को बेच देते हो जबकि वो शेयर आपके पास था भी नहीं। सो सुनने में थोड़ा और लग सकता है, हम ऐसी कोई चीज़ को कैसे बेच सकते हैं जो हमारे पास है नहीं, बट स्टॉक मार्केट में ये चीज़ पॉसिबल है। आप एक स्टॉक को पहले बेच सकते हो एंड बाय द एंड ऑफ द डे, जब लेट्स से शुरू में प्राइस उसका 400 था, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो प्राइस जो है 300 पे आ गया और आपने ऑलरेडी 400 पे उसे बेच दिया था, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे उसे खरीदना पड़ेगा 300। तो अगर आप 300 पे उसे खरीद लेते हो तो इसका जो डिफरेंस है 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज हाउ दिस शॉर्ट सेलिंग या शॉर्टिंग ऑफ स्टॉक वर्क्स। सो कीप इन माइंड कि लास्ट में जब आप उसको खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में तब भी नहीं आता है, राइट। जनरली जो ट्रेड रहता है जिसमें आप एक कोई स्टॉक खरीदो तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, फिर जब आप सेल करते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। शॉर्टिंग ऑफ स्टॉक के अंदर जो स्टॉक है वो आपके अकाउंट में कभी भी नहीं आता है एट एनी पॉइंट, राइट। सो आप पहले सेल कर रहे हो फिर बाय कर रहे हो, तो जो बाय और सेल होना चाहिए एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो जो साइकिल है वो इसमें कंप्लीट हो जाती है, और इस तरीके से कोई गिरते हुए स्टॉक पे भी पैसा कमाया जा सकता है। सो ये जो हिंडनबर्ग फर्म थी ये बेसिकली रिसर्च करती है ऐसी कंपनी पे जिन पे उनको डाउट लगता है कि ये कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके अपना जो स्टॉक प्राइस है उसको बढ़ा रखा है। सो वो अपनी रिसर्च जो है कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ पूल करते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ ये एक्चुअली में फ्रॉड है या फ्रॉड हुआ है, तो वो बेसिकली उसको फिर न्यूज़ में लाते हैं और इसके जो बाकी इन्वेस्टर फर्म है वो शॉर्ट सेलिंग करना चालू कर देते हैं, बिकॉज उन लोगों को ये पता रहता है कि जैसे ही न्यूज़ बाहर आएगी ये स्टॉक का प्राइस गिरेगा। सो दिस इज हाउ द शॉर्ट सेलिंग वर्क्स। सो अगेन ये जो फ्रंट रनिंग है इसके अंदर भी यही चीज़ है कि हमें पता है कि कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो उससे उसका जो रेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है और उसके बेसिस पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। सो ये फ्रॉडुलेंट टेक्निक है और इसको इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर सेबी ने अब डाल दिया, ऑलराइट। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सो ये भी टर्म देखना है, एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या मतलब क्या होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे आपने कोई एल्गोरिदम लगा रखा है कि लेट्स से किसी स्टॉक का प्राइस इतना चलाया जाएगा तो उसे खरीद लेना, या किसी स्टॉक का प्राइस इतना चला जाएगा तो उसको बेच देना। तो आप ये काम जो है मैनुअली नहीं कर रहे हो, आप इसके लिए एक एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वैसे तो लीगल है बट इसमें हो सकता है कि कोई ऐसा माल प्रैक्टिस हो रही हो जो सेबी ने डिक्लेयर कर रखी हो इलीगल, ठीक है। सो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट चलते हैं,
कमर्शियल पेपर CP। सो ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज यूज करती है टू मोबिलाइज फंड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम का अगर कोई पीरियड है तो वहाँ पे ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज में लिया जा सकता है। सो ये कंपनी क्या करती है, एक बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट इशू करती है कि जिसके पास भी ये प्रॉमिसरी नोट होगा उसको हम कुछ समय बाद इतना पैसा दे देंगे, राइट। सो ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसके बदले कोई कोलेटरल नहीं दिया जाता। सपोज मैंने ये प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया, कल को मेरे पास देने को पैसे नहीं है तो एज सच मेरे को ऊपर कोई ज़्यादा लाइबिलिटी बनती नहीं है उसको पे करने की, राइट। कोई और तरीका नहीं है मेरे से वो पैसा निकलवाने का। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और सिंस ये एक प्रॉमिसरी नोट है और इसमें कोई कोलेटरल नहीं है तो बस ये बोल एक फेस वैल्यू पे दिया जाता है। लेट्स से मैं 1000 रुपीज़ का फेस वैल्यू बता रहा हूँ कि एक साल बाद अगर कोई मेरे पास आता है ये लेके तो मैं उसे 1000 रुपीज़ दे दूंगा। तो अभी मैं इसको बेचूंगा एक डिस्काउंट पे, ठीक है, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देता हूँ और 900 पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। सो 1 साल बाद आएगा कोई मेरे से ये प्रॉमिसरी नोट देगा और उसके बदले 1000 का जो पैसा है वो ले जाएगा। सो इस तरीके से पैसा कमाया जाता है कमर्शियल पेपर से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी नोट। सो पार्टिसिपेटरी नोट बेसिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ये प्रोवाइड करते हैं एक ओवरसीज या फॉरेन इन्वेस्टर को जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी भी और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहता है विदाउट रजिस्टरिंग हिमसेल्फ विद द सेबी, राइट। सो इससे क्या होता है, इससे जो पूरा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना और फिर टैक्स भरना, उन सब के झंझट से ऐसा जो इन्वेस्टर है वो बच जाता है। सिंपली वो अपना पैसा इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे देता है और उसके बिहाफ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया में पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। और क्योंकि उसके पास वो पार्टिसिपेटरी नोट है तो जो भी पैसा कमाया जाएगा उसमें उसको अपना हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको अनोनिमस तरीके से इंडिया के मार्केट में ट्रेड करने का राइट मिलता है। और ये एक तरीके से नेगेटिव भी है। इसका नेगेटिव इशू ये रहता है कि कई बार राउंड ट्रिपिंग जो है लोग इसके थ्रू करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का जो पैसा है वो बाहर भेज देते हैं और फिर बाहर से वो पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है उसमें कुछ शेल कंपनीज की बात की गई थी, जो शेल कंपनीज इंडिया के अंदर अडानी के स्टॉक्स में पैसा डाल रही थी। सो वहाँ पे ये पार्टिसिपेटरी नोट ये सब चीज़ें ही इस्तेमाल हो रही थी, राइट। अब वो कितना सच है वो अलग डिबेट है ऑल टुगेदर, बट जो रिपोर्ट में था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। सो ये AIF और VCF जो दो टाइप के फंड बोल सकते हैं। सो AIF बेसिकली ऐसा कोई फंड है जिसके अंदर बहुत सारे प्राइवेटली पूल जो है लोग इन्वेस्टमेंट डालते हैं, राइट। कि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर यानी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, अब वो इंडियन भी हो सकता है फॉरेन भी हो सकता है, वो पैसा मिलाते हैं और फिर ये जो पैसा है आगे स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है या जो स्टॉक्स हैं कंपनीज के वो परचेज करने में लगाया जाता है, राइट। सो ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। अब वेंचर कैपिटल फंड जो है वो एक टाइप का AIF है, यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ही है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर वो अपना पैसा उठाकर लगाते हैं स्टार्टअप्स या मिड साइज एंटरप्राइजेज में, तो इसको वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। तो जब भी स्टार्टअप का नाम आएगा तो आप जरूर वेंचर कैपिटल फंड के बारे में सुनोगे, ओके। सो ये था VCF। नेक्स्ट चलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। सो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि हम पैसा जो लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वो प्रॉफिट को देखकर नहीं कर रहे हैं, हम ये देखकर कर रहे हैं कि इसका सोसाइटल या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा, मतलब उनको गेन होगा कि नहीं होगा। सो ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग होता है। और जैसे हमने पहले देखा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज हमारे से भी चालू करने की कोशिश कर रहा है, उसी लाइन में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट भी काम करता है। सो इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड। सो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इशू किया था, तो ये वर्ल्ड का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड था। इसके अलावा और भी कई बॉन्ड्स फिर इस तरह के इशू किए गए, जैसे स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, राइट। ये आई थिंक NSDC ने, हमारे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने ये स्किल बॉन्ड जो इशू किए थे, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको भी देख लेना वर्ड को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंश्योरेंस सेक्टर है। सो इंश्योरेंस सेक्टर अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहती है। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी दो कीवर्ड है जो हमें पता होने चाहिए। सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है अपॉन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो उससे हमें निकलता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, राइट। और फिर है इंश्योरेंस डेंसिटी,
यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम है और डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन है, सो इससे हमारा निकलता है इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों के केस में पेनिट्रेशन और डेंसिटी के केस में न्यूमरेटर जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, बट जो डिनोमिनेटर है दोनों केस में चेंज हो जाता है। जब पेनिट्रेशन की बात करते हैं डिनोमिनेटर जीडीपी है, और जब डेंसिटी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन है। ठीक है, डिनोमिनेटर। सो करंटली इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का वो 4.2 है, विच इज लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज। तो वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 6.3 है, तो हम वर्ल्ड एवरेज तक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो इसलिए IRDAI जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने कुछ रूल चेंज किए, राइट। सो रूल देखने से पहले मैं एक हिंट बता देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की है। सो कोई भी आप अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आ जाता है पेपर के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो या इन जनरल इकोनॉमी से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाना कि ये गवर्नमेंट जो है प्रो बिजनेस थोड़ी सी अप्रोच रखी हुई है, तो वो बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाने वाले स्टेप्स लेगी, ना कि बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करने वाले। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई इंटेलिजेंट गेस करने का कहीं मौका है तो वहाँ आप ये लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, सो अब हो क्या रहा है इन रूल्स में वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो अभी कॉर्पोरेट एजेंट जो है दे कैन टाई अप विद 9 इंश्योरेंस, यानी एक कॉर्पोरेट एजेंट जो कि ये पॉलिसीज वगैरह सेल करता है इंश्योरेंस की, वो 9 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर सकता है। सिमिलरली कोई इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है वो 6 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर सकती है, मतलब उनके प्रोडक्ट्स बेच सकती है। नेक्स्ट रेज कर दिया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड। सो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, सो आई होप क्लियर, वो तो आपको पता ही होगा। सो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 6 से 36 मंथ्स कर दिया गया, यानी आप 36 यानी ऑलमोस्ट 3 साल तक अपना जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कर सकते हो, ताकि बाद में उससे कोई लीगल इम्प्लीकेशन या कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अगर होने वाला हो तो हमें पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत लंबा टाइम मिल गया, राइट। नेक्स्ट, जो प्रायर अप्रूवल चाहिए था फ्रॉम द IRDAI फॉर रेजिंग अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल, यानी और टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं, जो लाइक प्रेफरेंशियल शेयर एक्सेट्रा, तो बहुत तरीके हैं कैपिटल रेज करने के, तो उसमें अप्रूवल जो है वो गिव अवे कर दिया, मतलब अब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कैपिटल को रेज कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी हो तो आप, राइट। नेक्स्ट, एक अपॉइंटेड एक्चुअरी रहेगा। ये अपॉइंटेड एक्चुअरी क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा। सो अपॉइंटेड एक्चुअरी एक्चुअरी एक ऐसा पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, जो एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये एसेस करेगा कि उस इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना एसेट है या इतना फंड है कि जितनी भी उसकी पॉलिसी लाइबिलिटी है, मतलब जो भी पॉलिसीज उसने बेच रखी है उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास उतना एसेट होना चाहिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये काम जो है एक्चुअरी कराएगा। सो ये जो अपॉइंटेड एक्चुअरी है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वगैरह जो चाहिए था वो गवर्नमेंट ने अब फ्लेक्सिबल कर दिया है, राइट। सो कंपनीज को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इन रिक्रूटिंग सच अपॉइंटेड एक्चुरीज, राइट। और फिर अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैंने पॉइंट बताया था वो तो क्लियर हो ही गया, सो उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। सो इसमें इतना ही है देखने लायक। आगे चलते हैं रिलेटेड न्यूज़ में। देखो, यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर। सो IRDAI ने एक्सटेंड किया है यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर। इसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट वो लाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो याद रखना, ये यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर जो है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, राइट। और IRDAI ने इसमें अप्रूवल दिया है, ओके। अब माइक्रो इंश्योरेंस काम का नहीं है, नाम से पता लग जाएगा वो क्या है। अब IRDAI के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में थ्रू द IRDAI एक्ट, राइट। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? तो मल्होत्रा कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशन पे ये बना था IRDAI। तो ये कमेटी का नाम याद रखना। अब ये काम किसके अंडर करती है IRDAI? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। नेक्स्ट, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 10 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम या फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये 10 मेंबर की कंपोजिशन IRDAI की हो जाती है। सो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पेंशन सेक्टर। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रीज़न आपको पता ही है कि अभी ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। कांग्रेस जो है बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको चालू कर दिया है, तो इसलिए ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में है। तो पहले देख लेते हैं ये ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में।
सो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट जो थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनको उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पे मंथली पेंशन प्रोवाइड करी थी. दिस वाज ओल्ड पेंशन स्कीम. बट अब ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय जो कि कहीं पे भी काम कर रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कुछ फंड टुवर्ड्स द नेशनल पेमेंट स्कीम. और ये पेमेंट वो तब तक करता रहेगा जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है. जैसे ही उसका एम्प्लॉयमेंट ओवर होता है तो इसको नेशनल ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है इसके थ्रू, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसके थ्रू पैसा मिलना शुरू हो जाएगा. सो अब एलिजिबिलिटी की बात करें, सो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, तभी आपको ये पेंशन जो है वो मिलेगी. लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडेड ही इज़ बिटवीन द एज 18 to 65 ईयर, इसके बीच में है तो वो इसके अंदर एनरोल कर सकता है अपने आप को. नेक्स्ट, रिस्क की बात करें कि ये जो पेंशन सिस्टम है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको पैसा देगी, तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम है, यहाँ पे जो एजेंसी जो इस पूरे न्यू पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है या उसको एग्जीक्यूट करती है, वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PFRDA. वो इसको पूरा मैनेज करती है. तो एक्चुअली वो पैसा कमाती है जिसके बेसिस पे फिर आपको पेंशन दे पाती है. और वो पैसा कैसे कमाती है, तो वो मार्केट के अंदर उसे इन्वेस्ट करती है. जैसे अडानी के शेयर खरीद ले या फिर रिलायंस के शेयर खरीद लिए, धीरे धीरे रिलायंस के शेयर बढ़ेंगे. ऑलराइट, सो उस पैसे से या उस पैसे के जो डिविडेंड्स मिल रहा है उन शेयर से, उसके थ्रू वो आपको पैसा देगी जब आप ओल्ड हो जाओगे. सो ये इस तरीके से ये न्यू पेंशन सिस्टम जो है, इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये मार्केट लिंक्ड है, इसलिए रिस्क है यहाँ पे कि लेट्स से अगर मार्केट नहीं परफॉर्म किया अच्छा तो फिर PFRDA जो है वो दिक्कत में आ जाएगा और शायद आपका पैसा जो है प्रॉपरली दे ना पाए. ओके, नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट है. सो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें एज सच कोई टैक्स बेनिफिट वाला कोई प्रोविजन लगता ही नहीं है, बिकॉज वो आपकी फिक्स मंथली पेंशन के तौर पे आता है. लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम है इसके अंदर टैक्स डिडक्शन होता है, इन द सेंस कि आप जब अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर ही रहोगे, तो वहाँ पे आपको अगर न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर पैसे डालते हो तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. सो इनफैक्ट 1.5 लाख तक अगर आप फंड डालते हो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट, पेंशन अमाउंट ऑन रिटायरमेंट. सो जो ओल्ड पेंशन सिस्टम थी उसमें कोई ऐसा टैक्स वगैरह नहीं लगता था आपकी पेंशन पे. इनफैक्ट आपकी जो पेंशन थी वो आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% होती थी. तो लेट्स से अगर आपको 50,000 मिल रही थी सैलरी, तो अब आपको मंथली जो पेंशन है वो 25,000 मिलेगी जब तक कि आप ख़त्म नहीं हो जाते, मतलब डेथ नहीं हो जाती. और न्यू जो पेंशन स्कीम है इसके अंदर आप वंस आप रिटायर हो गए तो आप 60% जो पेंशन फंड है वो टैक्स फ्री निकाल सकते हो. लेकिन जो बाकी जो 40% है उसको निकालने पे टैक्स लगेगा और वो तब तक इन्वेस्टेड रहेगा इन एन्युटीज़. एन्युटीज़ मतलब उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक वो अमाउंट पड़ा है PFRDA के पास. राइट, सो इतना ही है इसमें जाने लायक. आगे ये देखते हैं कि इशू क्या हो गया था. सो इनफैक्ट एक कमेटी थी या एक हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं. प्रोजेक्ट का नाम था OASIS, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट. सो इन्होंने रिकमेंड किया था 2004 के अंदर कि ये जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है, इसके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर पेंशन की लाइबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और हमारे पास कोई स्पेसिफिक कॉर्पस नहीं है जिसके थ्रू इस पेंशन को हम लोग टेक केयर कर सकें. सो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी को कम करने के लिए ये न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर लेके गए हम लोग. और इस न्यू पेंशन स्कीम के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो PFRDA है वो इसको मैनेज कर रहा है और 2004 से इसने रिप्लेस कर दिया था. राइट, सो पब्लिक पेंशन जो OPS है वो केवल अभी सिविल सर्वेंट्स के लिए चल रही थी, जो IAS वगैरह IPS वगैरह उनके लिए चल रही थी. बाकी सभी जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं आफ्टर 1 जनवरी 2004 उनके लिए ये न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो चल रहा था. आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल है वो एक्सेप्शन है इस न्यू पेमेंट सिस्टम के, वो अभी भी OPS के अंडर कवर हो रहे हैं और जो सिविल सर्वेंट है वो OPS के अंडर कवर हो रहे हैं. बाकी सब न्यू पेंशन सिस्टम की तरफ भेज दिए गए थे. सो अब बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो वापस ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको ला रही है, इसलिए ये पूरा जो डिबेट है वापस न्यूज़ में आ गया था. राइट, अब चलते थोड़ा बेसिक देखते हैं, PFRDA के बारे में देख लेते हैं. सो PFRDA का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है. ये एस्टैब्लिश किया गया था इन 2003 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द OASIS रिपोर्ट जो अभी हम लोगों ने देखी, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी. बाद में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था
बाय द PFRDA एक्ट, जो कि पास किया गया था इन 2013, राइट। सो याद रखना, अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके न्यू पेंशन या जो नेशनल पेंशन सिस्टम है NPS, इसके अलावा एक और पेंशन स्कीम जो है उसको ये रेगुलेट करता है, और उसका नाम है अटल पेंशन योजना। सो इनफैक्ट UPSC ने प्रीलिम्स में ये स्कीम या ये योजना जो है ये ऑलरेडी एक बार पूछ रखी है। सो इसलिए इसके बारे में भी देख लेना थोड़ा सा, अटल पेंशन योजना के बारे में। नेक्स्ट कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर्स, जिसमें से जो 3 है होल टाइम या फुल टाइम मेंबर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, राइट। सो इतना ही है इसमें जाने लायक, इससे ज़्यादा कोई इसमें डिटेल नहीं है हमारे काम की। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर, तो अगला चैप्टर है ये। तो इसमें पहला टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ले रही है टू प्रमोट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, और इसी में हम लोग देख रहे हैं कि अभी फॉरेन पॉलिसी जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें चेंज किया गया सो एज टू अलाउ रुपी सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं उसे रुपी के अंदर ही सेटल कर पाएँ। अब क्या एडवांटेजेस है वो देखने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी या इंटरनेशनलाइजेशन रुपी से रिलेटेड थोड़ा बैकग्राउंड क्या है। सो हमारी जो तारापुर कमेटी है, तारापुर याद रखना, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड कमेटी है। 2 बार ये कमेटी बैठी है और इसने यही चेक किया है कि इंडियन हमारी इकोनॉमी के अंदर हम रुपी को फुली कन्वर्टेबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, राइट। तो याद रखना, तारापुर कमेटी जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, और ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। मतलब इन्होंने डिफाइन किया कि इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है। सो बेसिकली इन्होंने यही बोला था अपनी डेफिनेशन में, ऐसी कोई करेंसी जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जा सकती है उसे इंटरनेशनल करेंसी हम बोल सकते हैं। सो इंडिया की करेंसी को हम इंटरनेशनल या रुपी को इंटरनेशनलाइज करना क्यों चाहते हैं? सो इससे रुपी की एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ेगी इंटरनेशनलाइज करने से, और यही हमारा मेजर एम है, और इससे इंडिया का जो इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो भी इंक्रीज होगा। सो बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस हैं। सो करंटली अगर हम स्टेट की बात करें हमारे रुपी के अंदर की क्या कन्वर्टिबिलिटी है, सो हम फुली कन्वर्टेबल हैं या फुली कन्वर्टिबिलिटी हम देखते हैं करंट अकाउंट के केस में। करंट अकाउंट आपको पता ही है, 1 साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे लेना चाहे देना, वो सब करंट अकाउंट में आता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म या छोटा अमाउंट का जो पैसा है वो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में आता है। सो ये हम लोगों ने पूरी तरीके से कन्वर्टेबल कर रखा है। लेकिन लेट्स से आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी चाहिए, तो ये केवल पार्शियल है। सो ये चीज़ याद रखना, कैपिटल अकाउंट जिसमें बहुत बड़ा सम होता है वो हम लोगों ने पार्शियली कन्वर्टेबल कर रखा है। तो आप लॉजिक दिमाग लगा के भी समझ सकते हो क्यों रखा होगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आप कहीं पे लगा रहे हो या कहीं से निकाल रहे हो। सो अगर इतना ज़्यादा पैसा हम लोग कहीं से उठाएंगे या निकालेंगे तो इससे हमारी जो करेंसी है उसमें जो एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। सो इसलिए हम लोगों ने इसको पार्शियल कर रखा है, ठीक है। तो ये लॉजिक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब तारापुर कमेटी ने अपनी जो सेकंड रिकमेंडेशन दी ना उसमें यही बोला था कि ये हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी करेंसी या जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड है वो इतने इफेक्टिव हैं कि ये पूरा इससे जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर है उसको इफेक्टिवली टेक केयर कर सकते हैं, तभी हमें फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी चाहिए। सो ये तारापुर कमेटी का रिकमेंडेशन था। अब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है ये सब्जेक्ट है टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट के थ्रू पूरा जो एक्सचेंज होता है करेंसीज का या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का, ये सब गवर्न होती है फेमा एक्ट से। सो ये भी चीज़ याद रखना। अब क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए? तो अभी हमने देखा कि ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं रुपी के अंदर, उसके लिए कोशिश करिए। इसके अलावा मसाला बॉन्ड्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, राइट, जहाँ पे रुपी डिनोमिनेटेड हम बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं किसी भी फॉरेन मार्केट्स में, और उससे हम रुपी के अंदर ही जो इन्वेस्टमेंट है वो ला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट करेंसी स्वैप्स है। तो हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रखा है कि लेट्स से वो कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करते हैं तो हम उनको मतलब उनका जो फंड है वो उठा के उनकी जगह इंडियन रुपी दे सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कोशिश करें कि रुपी के जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़े। सो ये याद रखें करेंसी स्वैप के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारे और भी केसेस जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसीज के थ्रू हम लोग सेटल कर सकते हैं ट्रेड को। सो इसमें ये जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है यहाँ पे हम लोगों ने डोमेस्टिक करेंसी का यूज़ बढ़ाया है फॉर द रीजनल ट्रेड सेटलमेंट। और लास्टली अभी जो हम चीज़ की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हम सेटल कर रहे हैं इन इंडियन रुपी, तो उससे रिलेटेड वॉस्त्रो अकाउंट आ जाता है।
सो वॉस्ट्रो अकाउंट पे आई थिंक हम लोगों ने कॉमनली कंफ्यूज टर्म्स का भी एक डाला था, तो वो आई होप देख ही लिया होगा। एनीवेज इस सेशन में भी हम लोग देखेंगे उसको। सो अब देख लेते हैं बेनिफिट क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी के। सो पहला, रिड्यूस करेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, जो उसकी रिक्वायरमेंट हमें रहती है कि कुछ अमाउंट में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमेशा होना चाहिए, तो वो जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देगा, बिकॉज हम जो ट्रेड है उसको रुपी में ही सेटल कर सकते हैं, तो डॉलर वगैरह ये सब रखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने से जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल आता था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाता था, तो उससे हमें नुकसान भी हो जाता था। ऑल्दो ज़्यादातर फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे रिस्क से भी हमें बचाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस करेगा वल्नरेबिलिटी टू द एक्सटर्नल शॉक। लेट्स से डॉलर वगैरह में कुछ इश्यू हो जाता है, तो इंडिया जो है अपनी करेंसी के ऊपर ही सस्टेनेबल रह सकता है, राइट। इसके अलावा एनहांस करेगा इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमी का स्टेचर है, उसको रेस्पेक्ट बढ़ाएगा इंडियन करेंसी की। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में, राइट। सो ये थोड़ा आई थिंक डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, तो एक दूसरा डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। सो ये देखना कि ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट है ये रेगुलेट होता है थ्रू द फेमा एक्ट, जो भी हम लोगों ने देखा, जिसके थ्रू फॉरेन जितने भी एक्सचेंज होता है उसको सेटल किया जाता है, ठीक है। सो ये फिगर सभी को दिख रहा है ना? Yes, sir. सो देखो यहाँ पे वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली क्या होता है, वॉस्ट्रो फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड भी बोल सकते हैं, तो वॉस्ट्रो मतलब होता है योर्स। एक इसी से सिमिलर टर्म है विच इज कॉल्ड नॉस्ट्रो, तो नॉस्ट्रो मीन्स आवर। इनफैक्ट फ्रेंच के अंदर भी नॉस्ट्रो जो है या नॉस जो है उसका मतलब आर से होता है, और वॉस्ट्रो का मतलब योर्स, ठीक है। सो नॉस्ट्रो मतलब आवर मनी इन योर अकाउंट, राइट। सो लेट्स से इंडिया का एक बैंक जाके यूएस के एक सिटी बैंक को बोलता है कि मैं नॉस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहता हूँ आपके बैंक में, तो कहने का मतलब ये एसबीआई जाके सिटी बैंक को बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू ओपन माई अकाउंट इन टू योर बैंक, राइट। सो ये नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है। सो एसबीआई यहाँ पे सिटी बैंक के अंदर अकाउंट खोलेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट, और ये कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा, तो ये डॉलर में डिनोमिनेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि मैं किसी और कंट्री के लैंड के ऊपर जाके अकाउंट खोल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का जो करेंसी है उसी में वो अकाउंट खुलेगा। ये लॉजिक आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली सिटी बैंक आएगा और बोलेगा एसबीआई को कि मेरा एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोलो, ठीक है, मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट खोलो इन योर एसबीआई बैंक। सो अब ये सिटी बैंक का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है ये कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा, तो ये होगा रुपी के अंदर डिनोमिनेटेड, ठीक है। अब लेट्स से मैंने लेट्स से दिस इज मी एस, तो मैंने परचेज किया एक आईफोन फ्रॉम सम पर्सन इन यूएसए, लेट्स से आई, ठीक है। उससे मैंने आईफोन परचेज किया, उसने मेरे को आईफोन भेज दिया, आईफोन मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को उसको पेमेंट करनी है क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट ले लिया। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके पैसा जो है एसबीआई को देता हूँ कि आप जो है ये सिटी बैंक के जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें डाल दीजिए, ठीक है। सो मैं अपना जो पैसा है रुपी के अंदर ही दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लेट्स से वो आईफोन जो था वो $1000 का था, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट्स से उस दिन डॉलर का जो रेट था वो 70 रुपीज़ था, तो मैं जाके क्या कर रहा हूँ, 70,000 रुपीज़ जो है मैं जाकर दे रहा हूँ एसबीआई को, नॉस्ट्रो के अंदर एसबीआई को दे रहा हूँ कि आप इसको नॉस्ट्रो जो अकाउंट है सिटी बैंक का उसमें डाल दीजिए। सो ये 70,000 रुपीज़ जो है ये सिटी बैंक के इस अकाउंट में चला जाता है। अब सिटी बैंक के अंदर हमारा जो नॉस्ट्रो अकाउंट था एसबीआई का, तो एसबीआई क्या करता है, इसके अकाउंट में ऑलरेडी कुछ पैसा होगा, तो वो उस पैसे को निकाल कर मतलब $1000 निकाल के सिटी बैंक को दे देगा, और फिर सिटी बैंक जो है उस पैसे को आई को दे देगा। सो इस तरीके से नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट काम करता है। मतलब कहने का मतलब जब सिटी बैंक का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो एसबीआई के लिए एक वॉस्ट्रो अकाउंट है, राइट। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है, योर अकाउंट इन आर बैंक, राइट। सो ये इस तरीके से जो नॉस्ट्रो अकाउंट है एक कंट्री का वो दूसरे के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। सो इस तरीके से ये रिलेशन दोनों के बीच में वर्क करता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो का कॉन्सेप्ट। अभी किसी को पूछना है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। एक और चीज़ इसमें बता दूँ, तो बेसिकली ये करा क्यों वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो का हमने पंगा, तो इसमें पहली चीज़ ये थी कि हमें एक्चुअली में कोई फिजिकली पैसे को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक स्पेसिफिक जगह में जो अकाउंट है उसी के अंदर ही ट्रांजैक्शन करें, राइट। कि हम लोगों ने एज सच कोई रुपीज़ जो है वो सिटी बैंक की तरफ नहीं भेजा गया है,
इनफैक्ट जो दोनों कंट्रीज़ के जो भी ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो इसके थ्रू सेटल हो जाएंगे विदाउट एक्चुअली मूविंग द मनी, राइट। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है और इसी के थ्रू हम लोग रुपी को एज अ इंटरनेशनल करेंसी जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, राइट। सो अभी तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर कुछ पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चली थी जो कि WTO की, और WTO के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पहले। सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स है और जो उनसे रिलेटेड लिटिगेशंस है उनको सॉल्व करने का काम करता है। सो इसकी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, मतलब हर 2 सालों में एक बार होती है, सो ये पता होना चाहिए। और इंडिया जो है इसका मेंबर है। इसके अंदर जो जनरल काउंसिल होती है वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग जो है WTO से रिलेटेड वो लेती है। सो याद रखना, WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 countries, राइट। सो 164 कंट्रीज है टोटल इसमें और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हैं इसके अंदर। अब ये जो MC12 हुआ था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 होता है, इसमें क्या क्या डिसीजन लिए थे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पहला डिसीजन आया था फिशरीज़ के ऊपर। सो यहाँ पे बोला गया था कि हमें चेक लगाने की ज़रूरत है ऑन इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो ये टर्म याद रखना, IUU, ये रिलेटेड है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग से। सो इनफैक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो लगातार फिशिंग के ऊपर जो नियम है वो रोक लगाने की कोशिश करी थी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज का ऐसा कहना था कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग कर रही है, फिर फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी लगा रहे थे फिशिंग के ऊपर। सो इस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे फिशिंग में। और डेवलपिंग कंट्री का कहना था कि ये हमारे लिए एक ईजी सोर्स ऑफ इनकम है और बहुत सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड है, तो इसके ऊपर हम कोई चेक अभी ऐसा नहीं लगा सकते। सो इतने दिन तक ये मामला जो था ये अटका पड़ा था। अभी एक इसमें हम कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट इस सेंस में हुआ कि ये जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, इससे जो फिश स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा था और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा था। तो इसलिए कंट्रीज़ ने एग्री किया कि इस पर चेक लगाने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ है वो देने की ज़रूरत नहीं है ऑन फिशिंग एरियाज आउटसाइड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप जानते हो, कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर्स है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, जहाँ पे आपके पास कुछ इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। एज सच हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे जैसे टेरिटोरियल वाटर्स में जैसे राइट्स होते हैं वैसे राइट आप EEZ में एंजॉय नहीं करते हो, वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक राइट्स ही आपको मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट है IP वेवर ऑन द कोविड वैक्सीन। सो अभी कंट्री कैन ऑथराइज द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन patented elsewhere and there would be no consent required, right। so ये चीज़ बस एक लिमिटेशन इसमें दिया गया था कि जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगा, राइट। सो आपको पता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक प्रोविज़न होता है और कंपल्सरी जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग जनरली मेडिसिन के रेस्पेक्ट में हम लोग सुनते हैं कि कोई कंट्री अलाउ कर सकती है किसी पेटेंटेड प्रोडक्ट को कि उसे कोई और कंपनी डेवलप कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो उस कंट्री में या तो रीजनेबल रेट पे अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी क्वांटिटी उतनी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे कंट्रीज जो हैं जो IP प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी ऐसी मेडिसिन को या वैक्सीन को, उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। सो ये डिबेट चल रहा था कि हमें जो कोरोना वैक्सीन है उसको कम IP वेवर देने की ज़रूरत है। सो इसलिए इसके ऊपर सहमति बन गई इसके ऊपर। इनफैक्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोजल मूव किया था कि हम कोविड वैक्सीन पे IP वेवर दें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑन E-कॉमर्स मोरेटोरियम। सो यहाँ पे मेंबर्स जो है एक प्रोविजनल डील पे रीच किए जहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम मोरेटोरियम लगा सकते हैं ऑन अप्लाइंग ड्यूटीज़ टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। सो डेवलपिंग कंट्रीज ही चाहती थी कि हम जो ये E-कॉमर्स है इनके ऊपर टैक्स लगाएं, राइट। सो बहुत सारी ये जो US बेस्ड कंपनी है जैसे GAFA हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और एप्पल। तो ये चारों जो है ये US बेस्ड कंपनी है, इनके ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड सब कंट्रीज जो है टैक्स लगाने की कोशिश करें, बिकॉज ज़्यादातर इनका जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है
और बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के भी ये बहुत ज़्यादा बिजनेस कर जा रहे हैं। सो इसलिए बात हो रही थी कि इन पे गाफा टैक्स जो है वो मतलब ये गाफा टैक्स इन्हीं कंपनी के ऊपर लगता है। सो यूएस कोशिश कर रहा था कि इनकी जो कंपनी है उनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक जो टैक्स है, ये जो डिजिटल लेवी या इक्वलाइजेशन लेवी हम लोगों ने पढ़ी थी पहले वाले सेशंस में, वो ना लगे इनके ऊपर। तो इसके ऊपर एक प्रोविजनल मोरेटोरियम जो है कि अभी एक स्टॉप लग गया है कि हमें अभी प्रेजेंटली इनके ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टेम्प्रेरी है। आगे चलते फूड सिक्योरिटी। तो इस पर नो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूएन का ही एक एजेंसी है जो हंगर को एलिमिनेट करने का काम करता है। नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी रिकमेंडेशन थी बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो वीट का एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया था नियरली। सो ग्लोबल फूड शॉर्टेज ना हो जाए इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिकमेंड किया था कि हमें जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है फूड आइटम्स पे या क्रॉप्स के ऊपर वो बंद कर देनी है कुछ समय के लिए। और इससे हेल्प किन कंट्रीज़ को होगा? तो ऐसे कंट्रीज़ को हेल्प हो रहा होगा जो रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ द ग्रेन्स, राइट। अब इसका एडवांटेज इंडिया को भी होगा बिकॉज इंडिया के पास, हमारे पास जो फूड्स FCI है, फूड काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तो उसके पास बहुत सारा जो फूड स्टॉक है वो पड़ा है, जो वीट है, राइस है, वो सब पड़ा है। तो काफ़ी अमाउंट उसका सड़ता रहता है पड़ा पड़ा, राइट, FCI के गोदाउन्स में। सो अब हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो पहले क्या था, पहले एक बैन था। सो पहले बैन था FCI के ऊपर, मतलब इंडिया के ऊपर जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंदर जो हमारे पास ग्रेन्स पड़े हैं उसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि WTO के अंदर वो बैन था और वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर आता है, तो इसलिए उसका एक्सपोर्ट करना बैन था। बट अब ये रिस्ट्रिक्शन हटने से जो FCI के गोडाउन में जो पड़ा अनाज है उसको हम, जो सरप्लस है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इंडिया के लिए इस सेंस में एडवांटेजेस था। आगे चलते हैं, अदर डेवलपमेंट्स देखते हैं रिलेटेड टू WTO। सो इसमें है ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम, PSH। सो इंडिया ने अभी अपोज किया है द ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट ऑन फूड सब्सिडीज फ्रॉम द 10 मेंबर ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड एक्सेट्रा थे। सो ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है इसमें यही बोला जा रहा था कि इससे हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है वो परचेज कर रही है फार्मर से कमोडिटीज़ लाइक वीट, राइस एट अ फिक्स प्राइस, जो कि जनरली होना नहीं चाहिए। जनरली मार्केट के हिसाब से चीज़ों को परचेज होना चाहिए, लेकिन आप फिक्स्ड प्राइस देकर चीज़ों को परचेज करो तो आप मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। सो इसलिए इंडिया जो था ये अपोज कर रहा था इसमें इस ग्रुपिंग का जो रिकमेंडेशंस था उनको, राइट। सो ये एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, टू ओवरकम दिस द WTO मेंबर एट द बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पुट इन प्लेस अ पीस क्लॉज। तो पीस क्लॉज आपको पता है, इट्स अ क्लॉज दैट कैन बी इन्वोक्ड जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में, तो हम लोग जो है पीस क्लॉज को इन्वोक कर सकते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है बाय द WTO ऑन परचेज ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम द फार्मर्स, उसको हम ब्रीच कर सकते हैं, वो जो लिमिट है उसको ब्रीच कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में यही एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था। सो पीस क्लॉज याद रखना। इनफैक्ट इंडिया ही जो फर्स्ट कंट्री था वो विच वॉज गोइंग टू इन्वोक द पीस क्लॉज। तो हम लोगों ने 2020 के अंदर ये पीस क्लॉज इन्वोक किया था जब हमारी राइस सब्सिडी थी वो एक्सीड कर गई थी तब, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। सो इंडिया ने अभी डिनाई कर दिया एनी प्लान्स टू जॉइन द WTO's गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। सो इसके अंदर अगर इसको एग्रीमेंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये अलाउ करता है WTO मेंबर्स को टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट्स, राइट। सो हम लोग इस चीज़ को इसलिए अलाउ नहीं करना चाहते बिकॉज अभी हमारी कंट्री के अंदर जो फार्मिंग सेक्टर है वो इतना सेल्फ या इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, कि वो इन सब से टक्कर ले सके, या इतना स्ट्रांग या कॉम्पिटिटिव नहीं है कि बाहर से आने वाला जो एक्सपोर्ट है उससे टक्कर ले सके। सो इसलिए इंडिया ने इसको अभी साइन नहीं कर रखा है। सो याद रखना, एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ये एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अभी 21 पार्टीज़ हैं। तो ये चीज़ याद रखना। और ये बात करता है कि जो भी मेंबर्स हैं इस एग्रीमेंट के अंदर, दे शुड ओपन देयर मार्केट फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट्स, राइट। तो इतना ही है इसमें जानने लायक। नेक्स्ट चलते हैं, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर।
सो ये WTO जो है ये बैरोमीटर निकालता है, और अभी इस बैरोमीटर में ऐसा देखने को मिला है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो स्लो डाउन कर रहा है। और रीज़न आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उससे पहले US चाइना ट्रेड वॉर, तो ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट कर रही थी इस बैरोमीटर इंडेक्स को। अब इस बैरोमीटर के अंदर 100 जो है वो बेस लाइन है, अगर स्कोर 100 से ऊपर है तो वो दिखाता है कि ट्रेड जो है वो ग्रो कर रहा है, और अगर नीचे है तो वो दिखाता है कि ट्रेड जो है वो कम हो रहा है। सो इतना ही था जाने लायक। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आई थिंक आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। विल स्टार्ट विद एमपेडा टुमारो, राइट।